गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है वर्ग 17 के तत्व, उनके भौतिक गुणधर्म यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक तो ये बताना होता है कि ये प्रकृति में किस रूप में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव या गैस फॉर्म में। तो यहाँ पर जो वर्ग 17 के तत्व हैं वो भौतिक गुणधर्मों में बहुत अधिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की ज्यादा बात करेंगे क्योंकि एस्टेटीन जो होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो फ्लोरीन जो है वो प्रकृति में, और 17 क्लोरीन, ये दोनों प्रकृति में गैस अवस्था में पाए जाते हैं, यानी कि F2 और Cl2 गैस होती है। अगर हम Br2 की बात करें तो ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, और आयोडीन ठोस अवस्था में पाया जाता है। और फ्लोरीन और क्लोरीन और इनके जो क्वथनांक और गलनांक है वो वर्ग में जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाते हैं वैसे वैसे गलनांक और क्वथनांक जो है वो नियमित रूप से बढ़ते हैं, क्योंकि गलनांक क्वथनांक का जनरली ये होता है कि अणुभार बढ़ता है तो गलनांक और क्वथनांक में क्या होती है, वृद्धि होती है। और अगर हम बात करें रंग की तो सभी हेलोजन जो है वो रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। और क्यों रंगीन होते हैं? क्योंकि इनके पास जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, देखो क्या होता है, ये फ्लोरीन और फ्लोरीन एक एक बॉन्ड बनाता है। इनके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्ड बनाने में, केवल 1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया है इन दोनों ने और अपने बाह्यतम कोश में अष्टक को पूरा कर लिया है। ठीक है, तो इस तरह से इनके पास जो ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वो होते हैं जो बंध बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन, उन्हें कहते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। और ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो होते हैं ये क्या करते हैं, दृश्य प्रकाश से अपनी ग्राउंड स्टेट में होते हैं पहले, फिर ये क्या करते हैं, दृश्य प्रकाश जो होता है, दृश्य क्षेत्र से प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उस प्रकाश को एब्जॉर्ब करके ये उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में। और वापस जब ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो ये जो विकिरण उत्सर्जित करते हैं उसके कारण ये कलर प्रदर्शित करते हैं। तो समझना क्या है कि जो हेलोजेंस है इनके जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ये दृश्य क्षेत्र से प्रकाश को पहले अवशोषित करते हैं, फिर एक्साइटेड होकर उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं, लेकिन जब वापस ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो विकिरण उत्सर्जित करते हैं जिसके कारण ये रंगीन होते हैं, यानी कि कलर प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ फ्लोरीन का कलर जो होता है वो पीला होता है, क्लोरीन जो है वो हरी पीली गैस होती है। ब्रोमीन की अगर बात करें तो ये लाल रंग की ब्रोमीन गैस निकलती है, हम लेबोरेटरी में टेस्ट करेंगे। और जो आयोडीन है वो बैंगनी कलर प्रदर्शित करती है। तो इस तरह से आपको इनके कलर भी लर्न रखने हैं। तो ये है भौतिक गुणधर्म। इसके अलावा हमने ये बात कर ही ली थी कि यहाँ पर अगर आप बात करें बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की, Cl2, Br2 और I2 में, तो बंध वियोजन एंथैल्पी का क्रम जो है वो थोड़ा सा ऐसा होता है कि फ्लोरीन से क्लोरीन का ज्यादा होता है और उसके बाद कम होता जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी है, क्लोरीन की, उसके बाद है फ्लोरीन की, उसके बाद है ब्रोमीन की, और उसके बाद है आयोडीन की। आयोडीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम क्यों होती है, क्योंकि आयोडीन का आकार बड़ा हो जाता है जिसके कारण बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, और जितना ज्यादा बड़ा बॉन्ड होता है उतना आसानी से ब्रेक हो जाता है। तो बंध वियोजन एंथैल्पी में यहाँ अपवाद है, होना ये चाहिए था कि अप टू डाउन जाने से ये डिक्रीज होनी चाहिए थी कंटिन्यूअसली, लेकिन फ्लोरीन की बजाय क्लोरीन की बंध वियोजन एंथैल्पी का मान ज्यादा होता है। ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो आपको बताना है कि फ्लोरीन का आकार छोटा होता है और इसके कारण इसके जो पी कक्षक के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे को स्ट्रांगली रिपेल करते हैं, यानी कि प्रतिकर्षित करते हैं, और उस वजह से ये बॉन्ड जो है वो इजीली ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट है रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो है उसमें से फ्लोरीन जो होता है इसका छोटा आकार और उच्च विद्युत ऋणता, जो कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में भी था, छोटा आकार, उच्च विद्युत ऋणता
और डी कक्षक की अनुपस्थिति, आयनन एंथैल्पी का मान भी उच्च होता है और डी कक्षक एब्सेंट होते हैं, इस वजह से फ्लोरीन जो है वो केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था ही प्रदर्शित करता है। जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करें तो ये -1 तो दिखाते ही हैं, उसके अलावा ये +1, +3 और +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी प्रदर्शित करते हैं। तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन 1, 3, 5, 7 ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी प्रदर्शित करते हैं, लेकिन फ्लोरीन नहीं कर सकता है क्योंकि फ्लोरीन में डी कक्षक जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। देखो इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अपन 9 फ्लोरीन की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2, 2p5, ठीक है। अगर हम इसकी बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, क्योंकि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाने में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो इसलिए हम केवल बाह्यतम कोश की बात करते हैं। तो ये हो गया 2s और ये हो गया 1, 2, 3, 4 और 5। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो यहाँ पर 2d है ही नहीं, 2d एब्सेंट है। जबकि अगर आप क्लोरीन की बात करो, 17 क्लोरीन की, तो यहाँ क्या होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है, ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है और उस वजह से ये -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, ठीक है। केवल इतना ही हो सकता है इसमें। लेकिन अगर आप क्लोरीन की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। अब इसमें 3s2, 3p5 होता है तो इसका बाह्यतम कोश है 3s और 3p, और यहाँ पर 3d पॉसिबल है जो कि खाली पड़ा है। 3d जो है वो यहाँ पर क्या है, वेकेंट यानी कि खाली पड़ा है, क्योंकि तीसरा कोश बन गया है तो तीसरे कोश में जो भी उपकोश होंगे वो भी बन जाएंगे। तो यहाँ पर 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 1, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो ये एक ऑक्सीकरण अवस्था दिखा सकता है, ठीक है, +1 दिखा सकता है। किसके साथ दिखाएगा ये +1? अगर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है वो अपने से छोटे और अधिक विद्युत ऋणी तत्वों के साथ सहयोग करेंगे, जैसे कि ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ, तभी ये क्या करेंगे, +1, +3, +5 या +7 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करेंगे। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जब अपने से छोटे और अधिक विद्युत ऋणी तत्वों के साथ संयोग करते हैं तो वो 1, 3, 5, 7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये जब अपने से अधिक विद्युत ऋणी तत्व के साथ संयोग करेंगे तो इस पर -1 चार्ज आएगा और इस पर क्या आएगा, +1, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अगर आप इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करो तो क्या होगा, ये तो हो गई इसकी ग्राउंड स्टेट, फिर ये है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसमें देखो क्या होगा कि सपोज एक इलेक्ट्रॉन जंप करके अयुग्मित हो जाए। देखो जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि साझे में क्या होता है, जनरली एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है जो कि अनपेयर्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर सपोज ये वाला इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाए तो ये यहाँ जाएगा, तो 1, 2 और 3, अब टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3। तो यहाँ तो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, यहाँ कितनी दिखाएगा, +3। उसके बाद देखो अगर ये अनपेयर्ड हो गया, सपोज कि ये अनपेयर्ड हो गया, ठीक है, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 5, इसलिए ये दिखाएगा +5। और सपोज अगर ये भी अनपेयर्ड हो गया, ठीक है, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास, 3, 3, 6 और 7, तो ये दिखाएगा +7। तो इस तरह से ये हेलोजन जो है वो 1, 3, 5, 7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि वर्ग में लेफ्ट टू राइट जाने से इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है और जो हेलोजन्स होते हैं इनके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होते हैं और वो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता के कारण, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण करेंगे, ठीक है, तो अगर किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने को हम कहते हैं अपचयन, और जिनका खुद का अपचयन होता है वो प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। तो इनकी उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता के कारण, हेलोजन की उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता के कारण ये प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, ठीक है। तो इनकी ऑक्सीकारक प्रवृत्ति जो होती है वो बहुत उच्च होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, और इसी कारण से कोई भी हेलोजन की अगर हम बात करें, जैसे सपोज Cl2 की बात करें,
तो एक हेलोजन अपने से अधिक परमाणु क्रमांक वाले, जैसे कि हम F2 की बात करें तो F2 जो होगा अपने से अधिक परमाणु क्रमांक वाले हैलाइड आयनों को ऑक्सीकृत कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये ज्यादा ऑक्सीकारक है, सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक प्रवृत्ति होगी F2 की, उसके बाद Cl2 की, उसके बाद Br2 की और उसके बाद I2 की। तो अगर ये प्रबल ऑक्सीकारक है तो ये इस आगे वाले को क्या कर देगा, ऑक्सीकृत कर देगा। तो यहाँ पर कोई भी हैलाइड आयन जो है वो अपने से अधिक परमाणु क्रमांक वाले हैलाइड आयन, ये क्या है, हैलाइड आयन, उसको ऑक्सीकृत कर सकता है। यानी कि अब क्या होगा, ये F2 खुद तो बदल जाएगा F नेगेटिव में, क्योंकि इजीली इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और इस X नेगेटिव को किस में बदल देगा, X2 में। जैसे कि ये जो X है ये क्या हो सकता है, ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन हो सकता है। लेकिन अगर हम Cl2 की बात करें तो Cl2 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले हेलोजन कौन से होंगे, या तो ब्रोमाइड या फिर आयोडाइड। तो यहाँ पर ये खुद Cl नेगेटिव में बदल जाएगा और Br नेगेटिव को किस में बदल देगा, Br2 में। तो कोई भी हेलोजन अपने से नीचे वाले हैलाइड आयन को क्या कर सकती है, ऑक्सीकृत कर सकती है, ये बात ध्यान रखनी है। इसी तरह से अगर मैं Br2 की बात करूं तो वो केवल I नेगेटिव को ही किस में बदल सकता है, I2 में, और खुद किस में बदल जाएगा, Br नेगेटिव में। नेक्स्ट है, अगर आप किसी भी हेलोजन की बात करें तो यहाँ पर जो हेलोजन्स हैं इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान जो होते हैं उनमें निरंतर क्या होती है, कमी होती है, इसलिए इनके ऑक्सीकारक प्रवृत्ति में अप टू डाउन जाने से क्या होती है, कमी हो जाती है। रासायनिक गुणधर्म, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फ्लोरीन जो है इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीकारक प्रवृत्ति डिपेंड करती है किस पर, इलेक्ट्रॉन बंधुता पर। तो हम ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो क्लोरीन की ज्यादा होती है, किससे, फ्लोरीन से। और उसका रीजन था फ्लोरीन का छोटा आकार होता है जिसके कारण इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पहले से उपस्थित इलेक्ट्रॉनों से प्रतिकर्षण अनुभव करता है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है वो ज्यादा होती है फ्लोरीन से। फिर भी फ्लोरीन जो है वो प्रबल ऑक्सीकारक है, किससे, क्लोरीन से। ऑक्सीकारक प्रवृत्ति देखें तो फ्लोरीन की ज्यादा होती है क्लोरीन से, लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करें तो क्लोरीन की ज्यादा है फ्लोरीन से। तो इसका क्या रीजन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आ सकता है एग्जाम में कि फ्लोरीन प्रबल ऑक्सीकारक होता है क्लोरीन से, ऐसा क्यों, क्योंकि ऑक्सीकारक प्रवृत्ति जो होती है वो होती है विलियन का गुणधर्म, विलियन में गुणधर्म होते हैं ऑक्सीकारक प्रवृत्ति, जबकि इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है गैसीय गैसीय परमाणु की प्रकृति, ये होती है गैसीय परमाणु की प्रकृति। क्योंकि इलेक्ट्रॉन बंधुता हम क्या कहते हैं कि किसी विलगित गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने से जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसको हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का तो मतलब ये होता है। लेकिन अगर ऑक्सीकारक प्रवृत्ति की बात करें तो वो बॉन्ड हेबर साइकिल से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इसको मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूंगी। देखो, बॉन्ड हेबर साइकिल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या होता है कि प्रकृति में X2 जो है वो गैस फॉर्म में है, फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों ही क्या है, गैसियस फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, पहले इन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा आपको। तो आप क्या करेंगे कि X2 जो है इसमें से ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इसको कहेंगे बंध वियोजन एंथैल्पी। तो यहाँ पर आप क्या देंगे, बंध वियोजन एंथैल्पी, ठीक है। तो बंध वियोजन एंथैल्पी देंगे तब ये X2 गैस से किस में बदल जाएगा, X गैस में, मतलब कि ये अणु से किस में बदल जाएगा, परमाणु में, ठीक है। उसके बाद इस परमाणु के बाह्यतम कोश में आप क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराओगे, तब ये X नेगेटिव गैस में बदल जाएगा, और इसको कहते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी दोनों के लिए ही क्या होती है, ऋणात्मक होती है, और क्लोरीन के लिए उसकी वैल्यू ज्यादा होती है नेगेटिव में, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, इसमें ऊर्जा क्या होती है, उत्सर्जित होती है। एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने से जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसको हम ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। तो इसकी वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में। बंध वियोजन एंथैल्पी आपको देनी पड़ेगी तब बॉन्ड ब्रेक होगा।
तो यहाँ ऊर्जा आपको देनी पड़ी है, जबकि यहाँ ऊर्जा रिमूव हुई है। अब क्या होगा, ये जो X नेगेटिव है, इसको जब आप जल में घोलते हैं, पानी में घोलते हैं, तो पानी में घोलने से इसके ये किस में बदल जाएगा, X नेगेटिव एक्वस में। ठीक है, जब आप इसको पानी में घोलोगे तो किस में बदल जाएगा, X नेगेटिव एक्वस में। क्योंकि पानी में घोलोगे तो इसको कहते हैं जल योजन ऊर्जा। जब आप किसी भी आयन को जल में घोलते हो तो जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसको कहते हैं जल योजन ऊर्जा या हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो ये भी निकलती है, तो ये भी कैसी होती है, नेगेटिव। अब देखो, हमने ये पढ़ा था कि बंध वियोजन एंथैल्पी जो है वो तो किसकी ज्यादा होती है, वो Cl2 की ज्यादा होती है, किससे, फ्लोरीन से। और ये जो है Cl2 की ज्यादा है किसमें, पॉजिटिव में ज्यादा है। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पर ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी, किस केस में, Cl2 के केस में, और यहाँ ऊर्जा कम देनी पड़ेगी। तो ओवरऑल जो ऑक्सीकारक कौन होगा, जब ओवरऑल उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी, वो प्रबल ऑक्सीकारक होगा। तो यहाँ तो देखो इसके ज्यादा अवशोषित हो रही है, ठीक है, इसके कम अवशोषित हो रही है। तो यहाँ फ्लोरीन को एडवांटेज मिल गया क्योंकि इसके कम अवशोषित हो रही है। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का हमको पता है कि वो किसकी ज्यादा होती है, वो भी Cl2 की ज्यादा होती है, मतलब कि क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी परमाणु की होती है, तो ये Cl की ज्यादा होती है, किससे, फ्लोरीन से। तो ये नेगेटिव में ज्यादा है। देखो ये नेगेटिव में ज्यादा थी, लेकिन ये पॉजिटिव में भी ज्यादा होती, तो ये तो कैंसिल हो गई। अब यहाँ पर ये कम थी और ये, तो डिपेंडिंग फैक्टर ज्यादा कौन होगा, जल योजन ऊर्जा। और जल योजन ऊर्जा किसकी ज्यादा होती है, फ्लोरीन की ज्यादा होती है, किससे, फ्लोरीन से। तो फ्लोरीन को दो एडवांटेज मिल गए, एक तो यहाँ जो ऊर्जा कम देनी, यहाँ जो ऊर्जा देनी पड़ रही है वो कम देनी पड़ रही है, और यहाँ जो उत्सर्जित हो रही है ऊर्जा वो ज्यादा है। तो इसी कारण से फ्लोरीन प्रबल ऑक्सीकारक होता है। यहाँ क्लोरीन को केवल एक एडवांटेज मिल रहा है, जबकि फ्लोरीन को दो एडवांटेज मिल रहा है। एक तो इसकी बंध वियोजन एंथैल्पी कम है, जो कि पॉजिटिव में आपको देनी पड़ रही है और आपको कम देनी पड़ेगी। और यहाँ निकलने वाली ऊर्जा, जल योजन ऊर्जा ज्यादा होती है फ्लोरीन के छोटे आकार के कारण, और उच्च विद्युत ऋणता होने के कारण इसकी जल योजन एंथैल्पी का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। और इसी वजह से फ्लोरीन क्या है, एक प्रबल ऑक्सीकारक है क्लोरीन की तुलना में। तो इस तरह से बोर्न-हेबियर साइकिल बना के आपको एक्सप्लेन करना है कि फ्लोरीन क्यों प्रबल ऑक्सीकारक है क्लोरीन की तुलना में। नेक्स्ट है ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता। तो कुछ हेलोजन जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन वो जनरली क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। जैसे कि फ्लोरीन जो है वो O2F2 और OF2 टाइप के ऑक्साइड बनाता है, जहां ऑक्सीजन जो है इस पर क्या है, +1 चार्ज है और इस पर +2 चार्ज है। O2F2 में ऑक्सीजन पे +1 चार्ज है और OF2 में ऑक्सीजन पे +2 है, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन जो है इस पर -1 चार्ज होता है, क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है ऑक्सीजन से। तो ये जो होते हैं जनरली अस्थायी होते हैं ऑक्साइड, ठीक है। और अगर आप बात करें तो ये जो OF2 है या O2F2 है, ये प्रबल फ्लोरीकारक होते हैं, और इसीलिए इनका उपयोग प्लूटोनियम को PuF6 में बदलने में काम आता है। और इसका उपयोग जो नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है उसमें से प्लूटोनियम को हटाने में किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है, O2F2 जो है इसका प्रयोग नाभिकीय अभिक्रियाओं में प्लूटोनियम को हटाने के लिए किया जाता है। ये प्रबल फ्लोरीकारक होता है, प्रबल फ्लोरी कारक है, ठीक है। फ्लोरीन देने वाले क्या कहलाएंगे, फ्लोरी कारक। हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता की बात करें तो ये सब क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड, जो कि अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और अम्लीय प्रकृति जो है वो अप टू डाउन जाने से बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि HI बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा होता है, क्योंकि आयोडीन का आकार बड़ा होता है, और उस वजह से ये बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा और ये इजीली H पॉजिटिव देगा। जो जितना आसानी से H पॉजिटिव देता है वो उतना प्रबल अम्लीय प्रकृति का होता है। तो हमेशा याद रखना है, अगर आप हेलोजन के अम्लों की बात करें हाइड्रोजन के साथ, तो ये जो होते हैं इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल ऐसे भी कहते हैं, या हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। इसकी अम्लीय प्रकृति अप टू डाउन जाने से बढ़ती है, क्योंकि परमाणु आकार बढ़ने से बंध लंबाई बढ़ती है, बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, तो वो इतना आसानी से H पॉजिटिव आयन देंगे। तो HI प्रबल अम्ल है, ठीक है।
इसी तरह से जो अन्य ऑक्साइड हैं जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, वो भी ऑक्सीजन के साथ क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। और इसका घटता क्रम है, आयोडीन के ऑक्साइड सबसे ज्यादा स्थायी होंगे, उसके बाद ब्रोमीन के, और सबसे कम स्थायी होंगे क्लोरीन के। ठीक है, अगर हम क्लोरीन के ऑक्साइड की बात करें तो Cl2O, ClO2, Cl2O6 और Cl2O7 टाइप के ऑक्साइड मिलते हैं जो कि अस्थायी होते हैं और प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। ClO2 जो है इसका उपयोग कागज और वस्त्र के विरंजीकरण में किया जाता है। कागज की लुगदी और वस्त्रों के विरंजीकरण में उपयोग इसका किया जाता है, ये उनका कलर उड़ा देता है। और अगर हम बात करें Br2O, ब्रोमीन के ऑक्साइड Br2O, BrO2 और BrO3 की, तो ये भी क्या होते हैं, बहुत ही कम स्थायी होते हैं और प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। आयोडीन के ऑक्साइड है I2O4, I2O5, I2O7। इसमें से जो I2O7 है इसका उपयोग कार्बन मोनोऑक्साइड के आकलन में किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इसका उपयोग कार्बन मोनोऑक्साइड के आकलन में किया जाता है, I2O7 का उपयोग। ठीक है, I2O5 का उपयोग किया जाता है, I2O5 का उपयोग कार्बन मोनोऑक्साइड के आकलन में किया जाता है, और ये आयोडीन के ऑक्साइड है। नेक्स्ट है इनकी धातुओं के साथ क्रियाशीलता, तो हमने पढ़ाई है, ये सब धातु के साथ हैलाइड बनाते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम की रिएक्शन Br2 से करो तो मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है MgBr2। अगर आप सोडियम की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करो तो बनता है 2NaCl, सोडियम क्लोराइड। मैग्नीशियम पे +2 चार्ज होता है इसलिए 2 ब्रोमीन होंगे, क्योंकि एक ब्रोमीन पर -1 होता है। तो इस तरह से बनेगा फॉर्मूला। और ये धातुओं के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, उनके हैलाइड्स बनाते हैं। जैसे कि अगर आप एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करो क्लोरीन की तो बनता है AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्योंकि एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होता है, मैग्नीशियम पे +2 और सोडियम +1 होता है, तो इसलिए एक ही Cl है, तो सोडियम क्लोराइड। ये साधारण नमक होता है जिसे हम लंबे समय से खाने के नमक के रूप में यूज करते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें इनके इनका आयनिक गुण जो होता है, इनकी अगर हम बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो हमेशा याद रखना अप टू डाउन जाने से सहसंयोजक प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। सहसंयोजक प्रवृत्ति में वृद्धि होती है, यानी कि अगर आप कोई भी मेटल, कोई भी धातु फ्लोराइड होगा वो सबसे ज्यादा आयनिक प्रवृत्ति का होगा, उसके बाद धातु क्लोराइड, उसके बाद धातु ब्रोमाइड और उसके बाद धात्विक आयोडाइड जो है वो लगभग सहसंयोजक प्रवृत्ति का होता है। तो ऊपर वाले आयनिक प्रकृति के होंगे, जैसे जैसे आप अप टू डाउन जाओगे आयनिक प्रवृत्ति कम होगी, और हैलाइडों की सहसंयोजक प्रवृत्ति में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ये ध्यान रखना है धातुओं के साथ क्रियाशीलता में। फिर हेलोजन के अन्य हेलोजन के साथ भी रिएक्ट करते हैं और यौगिक बनाते हैं। हेलोजन के अन्य हेलोजन के साथ यौगिक अंतरा हेलोजन यौगिक कहलाते हैं। ये एक छोटा क्वेश्चन बन सकता है कि अंतरा हेलोजन यौगिक किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है जब एक हेलोजन दूसरे हेलोजन के साथ यौगिक बनाता है तो उसे अंतरा हेलोजन यौगिक कहते हैं।